नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी सिंह। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बार फिर से चर्चा में है और वो इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसमें आवेदन करने की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया है और इसको 30 नवंबर कर दिया है। लेकिन ये जो फैसला है सरकार का वो इस बार कारगर होगा या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया एफपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। जी, नमस्कार उर्वशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरकार का ये जो फैसला है, क्या लगता है आपको कि ये आगे जाकर कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है? नहीं उर्वशी जी, ये बहुत माइन्यूट चेंजेज़ आएँगे। सरकार को ये समझना होगा कि यूपीएस में अभी भी केवल जी, वही लोग जा रहे हैं जिनकी सर्विस लेंथ बहुत कम है, 15 से 25 साल के अंदर वाले लोग हैं। जी, तो उनकी मजबूरी है, तो वो ही ऑप्ट करेंगे, लेकिन जो लंबी सर्विस वाले लोग हैं, वो इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक कि मतलब जो है, जो हमारी 2 डिमांड रही है पहले से ही, उन पर अगर सरकार गौर नहीं करेगी, तो अभी उन्होंने 30 सितंबर से बढ़ा करके 30 नवंबर किया है, फिर 30 जनवरी भी करना पड़ेगा और फिर ऐसे देखते-देखते उनको 1 साल निकल जाएगा, लेकिन तब भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उस मुकाम तक नहीं पहुँचेगी, जिस मुकाम तक सरकार के लोग समझ रहे हैं इसको पहुँचाने की। सर, जैसे हमने देखा कि देश भर में से जो लोग हैं वो ओपीएस की लगातार माँग कर रहे हैं, लेकिन एनपीएस को लेकर लगातार सरकार इसकी सिर्फ़ डेट को एक्सटेंड कर रही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रही है। क्या इस फैसले को भी हम ये समझें कि सरकार का ओपीएस की बहाली को लेकर कुछ भी रुख नहीं है, वो अभी भी इसी पर अड़ी हुई है कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ही आगे बढ़ाएँगे, उसको प्रमोट करेंगे और लोगों को इसे ही अपनाना पड़ेगा? उर्वशी जी, ये बात तो देखिए तय है कि इतने आंदोलन के बावजूद जब 2023 में अगर मैं बात करूँ 6 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने एनपीएस के खिलाफ और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के समर्थन में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे हम एनपीएस रिव्यू कमेटी कहते हैं। अब वो जी, उसका गठन हुआ 6 अप्रैल 2023 को लगभग-लगभग डेढ़ साल की स्टडी के बाद 24 अगस्त 2024 को इस बीच चुनाव भी आए। अप्रैल-मई जो 2024 का साल था, वो चुनाव का वर्ष था, लोकसभा के चुनाव थे और इसमें ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ा। पूरे देश में आंदोलन हो जी, रहे थे, उससे पहले 3-4 राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का समर्थन भी किया था, जिसमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। तो इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बनाने की कोशिश की, तो बावजूद उसके उस कमेटी ने जो कि 6 अप्रैल 2023 को गठन हुआ और चुनाव पूरे हो गए। मतलब जून में जी, चुनाव का नतीजा आ गया। जून तक भारत जी, सरकार ने एनपीएस, ओपीएस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, सिवाय कमेटी के गठन के। कमेटी अपना काम करती रही। यही नहीं, जी, जब सबसे बड़े लोकसभा के चुनाव थे, उसके मैनिफेस्टो में भी किसी विपक्षी पार्टी ने, जो नेशनल लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल लेवल पर जो विपक्षी पार्टी थी, उसने भी इसको मैनिफेस्टो में चूँकि नहीं रखा। उनसे पूछा भी, कुछ पत्रकारों ने भी पूछा, तो उन्होंने भी वही घिसा-पिटा जवाब दे दिया कि अभी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं और कमेटी का गठन किया है, अगर हम सत्ता में आएँगे, पावर में आएँगे, तो हम भी रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या कमी रह गई है। तो ये तो जी, तय है कि सरकार ओपीएस नाम से कुछ बदलाव नहीं करने जा रही थी, ओपीएस को हूबहू रिस्टोर करने नहीं जा रही थी, लेकिन ओपीएस की तरफ एक कदम बढ़ा रही थी, जो 24 अगस्त 2024 को यूपीएस के रूप में सामने आया। अब प्रॉब्लम ये है जी, कि यूपीएस में अभी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। सबसे बड़ी तो कमी यही है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट आप जाने के लिए कह रहे हो कि 20 साल की सेवा के बाद जा सकते हो, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के बाद आप पेंशन दे ही नहीं रहे हो, तो ये कहाँ का रिटायरमेंट है? उसे 15-20 साल, 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए। तो तब तक वो क्या खाएगा, पिएगा, कैसे ज़िंदा रहेगा और ज़िंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा? कुछ इस बात की तो कोई गारंटी आप ले नहीं रहे हो। तो ये जब तक ये कमियाँ हैं, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना दिए जाने वाली समस्या और दूसरी है कि जी, सरकार ने यूपीएस जिस मकसद से बनाई, यूपीएस को लाने का जो मकसद है उसका, उसके पीछे वो लोग हैं, उनकी समस्याएँ हैं जिनकी सर्विस लेंथ कम थी। 15-20 साल, 18 साल, 16 साल, जो लोग जी, इतनी-इतनी सेवाओं में रिटायर हो रहे थे, उनको एनपीएस में कुछ मिल नहीं रहा था। जी, बेसिकली इसको उन्होंने उनके लिए डिज़ाइन किया और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जिनके लिए आपने डिज़ाइन किया, उन्हीं के यूपीएस के नाम पर आप सारा पैसा छीन ले रहे हो।
तो आप ये बताओ जी, कि वो अगर अभी मेरे पास एक एग्जांपल आया उर्वशी जी, और जी, 18 साल से कुछ कम थी उनकी नौकरी, वो रिटायर हुए हैं। तो उनको 3,000 रुपए एनपीएस में पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है 3,000 रुपए की। और अगर वो यूपीएस में अब जाते हैं, तो बस 3 साल का जो उन्हें एरियर मिलेगा, 2 से 2.5 लाख रुपए एरियर मिलेगा। और 2-2.5 लाख रुपए के एरियर के बाद उनकी महज 3,000 की पेंशन और बढ़ जाएगी। मतलब 3,500 की 32-33 सौ रुपए उनको पेंशन मिल रही है, और 2-3 हजार और बढ़ जाएगी। तो आप ये देखो कि आप जिनके लिए यूपीएस लेकर के आए हो, उनसे उनमें क्या ही मिल रहा है, 3,000 पहले मिल रही थी, बढ़ के जी। 6,000 हो जाएगी। और उसके एवज़ में जो 40% उसने एन्युटी में जमा कर रखा है, उस पैसे से उसको हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जब तक ये इस तरह की समस्याएँ रहेंगी, तो चाहे सरकार यूपीएस बना ले, चाहे एमपीएस बना ले, चाहे टीपीएस बना ले, चाहे बीपीएस बना ले, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केवल और केवल 2 संशोधनों की हम बात करते हैं, 2 डिमांड को फुलफिल करने की बात करते हैं, और वो बड़ी सीधी है। पहली है वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान, और दूसरा है कर्मचारी का अंशदान वापिस किए जाने का प्रावधान। वो उसका जितना पैसा है, वो ब्याज सहित आप जीपीएफ की तरह वापिस कर दो। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होता, सरकार कितनी ही डेट बढ़ा ले, उसे 1 साल लग जाएगा, तब भी यूपीएस सफल नहीं होगी। सर, जैसे आपने अभी बताया कि एनपीएस के रिव्यू के लिए एक समिति का गठन किया गया था। आपकी जब चर्चा हुई, जब सरकार के समक्ष आपने अपने सभी मुद्दे रखे, तो क्या आपने इस बात को भी रखा? और अगर आपने इस बात को रखा है, तो सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है कि रिव्यू किया गया, लेकिन उसमें जो चेंजेज़ आने चाहिए थे, वो आप लोगों के मुताबिक नहीं थे? उसकी क्योंकि उर्वशी उसके जी, जी। क्योंकि उर्वशी जी, उसका रिव्यू करके यूपीएस लाया गया, लेकिन यूपीएस जो है वो जितना ज़्यादा सक्सेसफुल हमें नज़र आ रहा है, उसकी परसेंटेज तो बहुत कम है। उर्वशी जी, हमारी करीब-करीब 3 बैठकें हुई भारत सरकार के साथ, जी, और उन 3 बैठकों में हमने बड़ा क्लियर कट 3 मुद्दे रखे थे। हमारा जो जी, पहला एजेंडा था, वो ये था कि आपने एनपीएस में अगर किसी कर्मचारी की कभी भी सेवा काल के दौरान, चाहे रिटायरमेंट से 1 दिन पहले, चाहे 1 साल जी, पहले, 1 महीना पहले, या नौकरी जॉइन करने के तुरंत बाद, अगर डेथ जी, या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको वो ओपीएस के हिसाब से पेंशन देते हैं, और जो जितना भी पैसा है कर्मचारी का अंशदान, ये वापस कर दिया जाता है। ये एनपीएस में एक नियम है। ये 30 मार्च 2021 को नियम पास हुआ था। तो हमारी जो पहली डिमांड थी कि अगर एनपीएस को स्क्रैप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ, एक आप ऐसे समझ सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल जो एंटाइटी है उसके बिहाफ पर मान लीजिए, या हमने भी कुछ रिसर्च किए हैं, हमें भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, तो हम ये मानते हैं कि ओपीएस की बहाली 2 तरह से हो सकती है। और पहला है एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाल किया जाए, दूसरा है एनपीएस को अमेंड करके ओपीएस वाले फीचर्स उसमें दे दिए जाए, तो ओपीएस बहाल हो जाएगी। तो जो पहला जी, है एनपीएस को स्क्रैप करके, ये एक टेक्निकली प्रॉब्लम है इसमें। एनपीएस को स्क्रैप तो किया जा सकता है, स्क्रैप करना कोई बड़ा काम नहीं है, पुरानी पेंशन बहाल भी हो सकती है, लेकिन उससे हमारे ही पैसे पर ग्रहण लग सकता है, हमारा पैसा फँस सकता है, उसकी वैल्यू वैल्यू घट सकती है, वो डिवैल्यूएट हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। जैसे राजस्थान ने कर दिया, तो उसका 40,000 करोड़ रुपए अभी भी फँसा जी, पड़ा है। वो एलआईसी, यूटीआई या एसबीआई में इन्वेस्ट हो गया, वो फँस गया, वो नहीं निकल रहा है। हिमाचल ने कर दिया, उसका भी पैसा फँसा है। तो अब वो दू लड़ाई पेंशन बहाली की तो पूरी हो गई, अब वो लड़ो, आप अपना पैसा वापस लाने के लिए लड़ो। अब सरकार कह रही है उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो हम तो घटा हुआ देंगे। जो सरकार 18 महीने का डीए का एरियर 32-33 सौ करोड़ केवल है, वो नहीं दे पा रही है 18 महीने का डीए का एरियर। 1-1% डीए को बढ़ ना जाए, इसके लिए मैनिपुलेशन किया जाता है। 3% ना पहुँच जाए, उसको मैनिपुलेट करके 2% पे रखा जाता है। तो इतनी बड़ी उम्मीद करना कि एनपीएस को खत्म करके आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इतना मुश्किल काम है। ये जटिल है, पता लगे कि हम कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात। तो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाएँ। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ओपीएस मिल जाए। वो चाहे एनपीएस में बदलाव करके मिल जाए, संशोधन करके मिल जाए, चाहे खत्म करके मिल जाए। तो जो दूसरा रास्ता हमारी समझ में आया, वो ये है कि उस नियम को इसी एनपीएस में रिटायरमेंट पर भी दे दिया जाए, जिसे डेथ और डिसेबिलिटी में दिया जाता है। हमसे जी, सरकार एक बार रिटायरमेंट वाले दिन भी पूछ ले
कि भाई आप चाहते हो तो ओपीएस वाली पेंशन ले लो, सरकार का अंशदान जितना है वो आप गिव अप कर दो, दे दो सरकार को वापिस, उसके एवज में आप जब तक जिंदा रहोगे आपको ओपीएस की पेंशन मिलती रहेगी, आपका पैसा आपको वापिस आ जाएगा, खत्म हो गई बात। अगर सरकार ये नहीं कर पा रही है, इन केस हम कह रहे हैं उसमें आप 20 साल की कंडीशन लगा दो कि जिनकी 20 साल जी, की नौकरी पूरी है उनको 50% देंगे और जिनकी 20 साल से कम है उनको उस अनुपात में कम दे देंगे। तो यहाँ तक समझ में आता है। दूसरा हमने कहा आपको ये लगता है कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत बड़ा परिश्रम किया है, आपने दिन-रात जग करके 1.5 साल जो है जग करके इसको बनाया है, तो आप यूपीएस में एक काम कर दीजिए, आप इसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सबके लिए कंपल्सरी कर दीजिए। आप इस मतलब जो है ऑटोमैटिक स्विच कर दीजिए कि सारे लोग यूपीएस में चले जाएँ और यूपीएस में फिर वही विकल्प हमको दे दीजिए। हम 2 विकल्प की वहाँ पर माँग कर रहे हैं। एक तो जो 18.5% सरकार ने किया, हम तो कह रहे हैं कि सारा पैसा हमको दे दो, हम अपनी पेंशन का इंतज़ाम खुद कर लेंगे। आपने 14 को बढ़ा के 18.5 किया और दे नहीं रहे हो हमको, तो फिर बढ़ा के किया क्यों उसको 18.5? आप एक तरफ पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हो कि अब हमने मतलब जो है अपना अंशदान 14% से भी बढ़ा के 18.5% कर दिया। तो दे दो ना हमको वो 18.5%, दे नहीं हो, या तो हमको सारा फंड दे दो, हम अपनी पेंशन की व्यवस्था खुद कर लेंगे। या फिर हमें फिर वही विकल्प दे दो कि हम आपका 18.5% आपको वापस कर दें रिटायरमेंट वाले दिन या वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले दिन या फिर सुपर एन्युएशन के दिन, मतलब जिस दिन भी हम नौकरी से जाते हैं, आपका जो 18.5% है, उसमें से हम वापस कर दें। और हमको ओपीएस के हिसाब से पेंशन दे दो। बस ओपीएस के हिसाब से पेंशन का मतलब है कि 20 साल की नौकरी पूरी है तो 50% और 20 साल से कम है तो उसी अनुपात में कम दे दो। अब यहाँ पर एक पेच फँसता है, हम उसको स्वीकार भी करते हैं। एक पेच सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि भई किसी राज्य में 25 साल की नौकरी पर 50% का प्रावधान है पहले से ही। सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 साल पर है। 2000 जो छठा पे कमीशन था, छठे पे कमीशन में 33 साल की नौकरी कंपल्सरी चाहिए थी 50% पेंशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब लोग नौकरी छोड़-छोड़ करके जा रहे हैं तो हम 20 साल में नहीं दे पाएँगे। तो जो राज्य मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ कि हर राज्य को आज़ादी दे दो। आप जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो पैसा आप तक पहुँचता है, आप उस पर ज़बरदस्ती कुंडली मार के क्यों बैठते हो? सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल एक फैसला दे और वो ये कह दे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ सुपरएन्युएशन, हर केस में उस कर्मचारी से पूछा जाएगा। अगर वो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी। अगर वो कर्मचारी राज्य सरकार का है, तो उससे राज्य सरकार पूछ ले कि भई आपको कौन-सी पेंशन चाहिए? अगर वो कह रहा है मुझे ओपीएस चाहिए, तो उसको उसका वाला जितना अंशदान है, जो हर महीने 10% कटा है उसकी जेब से, वो ब्याज सहित उसको वापस कर दो और जो 18.5% है, वो उसकी राज्य सरकार ले ले। अब उसकी राज्य सरकार में जो नियम है ओपीएस का, 20 साल में 50% का नियम है, तो वो 20 साल वाले नौकरी को 50% दे दे। जिस राज्य में 25 साल पे नियम है 50% देने का, वो 25 साल वाला फॉलो कर ले। जिस राज्य में 28 साल पर 50% का नियम है, पहले से चला आ रहा है ओपीएस का नियम, वो उसको 28 साल पे कर ले और जिस राज्य में 33 साल का नियम है ओपीएस में, उसको 33 पे फॉलो कर ले। हमें उससे क्या लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे क्या लेना-देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती 33 साल वाले का 20 साल 25 साल करने पे क्यों उतारू है? और उसके चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का 20 साल से बढ़ा करके 25 साल पे करने पे क्यों उतारू है भाई? आप जिस स्टेट गवर्नमेंट ने एनपीएस को लागू कर दिया और उसने 10 साल तक एनपीएस की कटौती नहीं की, ये हेडेक उस स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हेडेक है नहीं। तो आप सबके चक्कर में एक ऐसा कानून क्यों बना रहे हो कि आप बोल रहे हो नहीं हम सबको लेके चलेंगे, सभी राज्यों को एक साथ लेकर के चलेंगे। भई ऐसा कैसे आप कर लोगे? जो राज्य सरकारें ओपीएस देना चाहती हैं तो उनको देने दो। आपने जबरदस्ती उस पैसे पे भी कुंडली मार ली। तो बड़ा सीधा-सा है कि आप सभी राज्यों को ऑटोनॉमी दे दीजिए, सभी पीएसयू को ऑटोनॉमी दे दीजिए और सभी जो ऑटोनोमस जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दीजिए कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप अपना हिस्सा ले लो उनके फंड में से और उसको उस आधार पर पूरी पेंशन दे दो, जो आधार आपके यहाँ पहले था। 20 साल पे था तो 20 साल पे दे दो, 25 साल पे था तो 25 साल के हिसाब से दे दो। ये उनकी हेडेक है, छोड़ दो। तो इससे क्या है ना सबको न्याय मिल जाएगा, सब खुश हो जाएँगे, सबको ओपीएस मिल जाएगी, जो व्यवस्था चल रही थी, वही व्यवस्था चलती रहेगी और बिना एनपीएस या यूपीएस को स्क्रैप किए चलती रहेगी। स्क्रैप करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही
ओपीएस बहाल हो जाएगी। ये हमारी दलील थी, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चस्का लगा है कि नहीं, वो सबको अपने झोले में बिठाएगी। तो सबको अपने झोले में बिठाएगी तो ऐसे ही एनपीएस भी फेल हुआ है, यूपीएस भी फेल होगा, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में बदनामी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। सरकार को ये समझना पड़ेगा, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, वो लोग वेल जी, विशर नहीं है। अगर वो वेल विशर होते तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते। वो हमारी बात सुनते, जिनकी तकलीफ है सुनने को, जब जेसीएम में बुलाते हैं तो वो उन लोगों को बिठाते हैं जो एनपीएस में है नहीं, सारे तो रिटायर्ड हैं। 12 के 12 मेंबर में से 11 रिटायर्ड हैं। एक आदमी वर्किंग है, अब वो भी ओपीएस में है, एनपीएस वाला कोई है ही नहीं। ये कैसी बातचीत है? अगर जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको बीमारी है, उससे पूछो ना क्या तकलीफ है, समस्या कहाँ पर है। तो ये समस्या है उर्वशी जी। जब तक ये नहीं होगा, डेट बढ़ाती रहे सरकार, कुछ नहीं होने वाला है। यूपीएस फेल होगा, फेल हुआ है, आगे भी फेल हो जाएगा। जब तक ये बदलाव नहीं होते, तब तक यूपीएस फेल होना है। सर एक और सवाल है मेरा कि 30 नवंबर तक ये जो डेट बढ़ाई गई है सरकार की ओर से, तो इसको बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कि लगातार जो आंदोलन चल रहा है आप लोग की तरफ से वो, या फिर इसके पीछे कोई और वित्तीय कारण हो सकता है? इसी के साथ आज 1 अक्टूबर भी है, तो आप जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि आज का वो दिन है जब आप ओपीएस की बहाली को लेकर कैंपेन चलाएँगे। तो क्या कुछ आप इसमें जी। कहना चाहते हैं? उर्वशी जी, देखिए, सरकार तो डेट इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि अभी जी, 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक केवल 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में से केवल 31-32 हज़ार लोगों ने इसको ऑप्ट किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 0.05% से भी कम है। तो सरकार जी, को डेट तो बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाएगी तो यूपीएस फेल ही फेल है। कुछ लोग जी, मजबूरी में जा रहे हैं जिनका रिटायरमेंट नज़दीक है। कुछ लोगों पर प्रेशर बना कर के सरकार उनको जबरिया ऑप्ट करवा रही है। मेरे पास ऐसी भी मतलब सूचनाएँ आई हैं लोगों से, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप यूपीएस ऑप्ट करो। दूसरी बात ये है कि सरकार को कुछ लोगों ने पत्र भी लिख दिए कि भाई थोड़ा डेट बढ़ा दो। हमारे लोग करना चाह रहे हैं, कर नहीं ओके, पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, इससे भी एक फैक्टर ये भी है। और दूसरी बात है कि आज 1 अक्टूबर है, हम पूरे देश के 100 से अधिक शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बैलून उड़ा रहे हैं। कई राज्यों में कैंपेन चल रहा है, अभी नागालैंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, मिज़ोरम से मेरे पास सूचनाएँ आ चुकी हैं कि वहाँ लोग कैंपेन कर रहे हैं। हमने 100 क्षेत्र चिन्हित किए हैं, वहाँ कैंपेन ये चल रहा है, और माननीय मोदी जी का जो है ध्यान ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और 8वें पे कमीशन के गठन, जिसका वादा उन्होंने 16 जनवरी 2025 को किया था, उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए कर रहे हैं। जी, अगर 1 हफ्ते के अंदर 8वें पे कमीशन पर ऐलान नहीं हुआ, तो 9 नवंबर को हम लोग बहुत बड़ी रैली करेंगे, जंतर-मंतर पर, और उसमें सरकार का फिर विरोध करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे, और जो फिर ज मजबूरी हो जाएगी, कुछ न कुछ हम लोग कैंपेन चलाएँगे, फिर वो चाहे चुनाव का कैंपेन हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि 8 महीने में आप नहीं जगे तो ये कुंभकर्ण भी ज़्यादा गहरी नींद में सोए हैं, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता था, वैसे हथियार, वैसे अस्त्र, वैसे शस्त्र सब यूज़ करेंगे, वैसी ट्रेड मतलब जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो देना पड़ेगा, पे कमीशन का गठन कोई खैरात नहीं है, ये परंपरा चली आ रही है, तो उसका गठन भी करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा मुद्दा है, वो लोकल मुद्दा है, टीटी की अनिवार्यता की समाप्ति, उसको भी हमने इस बार कंसीडर किया है, क्योंकि और 9 नवंबर को भी वो हमारे मुद्दे में शामिल है कि जो ये गलत डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट का शिक्षकों के खिलाफ, इसको वापस लें, इसको रद्द करें। तो ये 9 नवंबर को लोग रैली करेंगे। हम पूरे देश के लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि आज 1 अक्टूबर है, सुबह से लेके शाम तक कभी भी आप अपनी खुद की घरों की छतों पे खड़े हो जाएँ, वहाँ से 2 बैलून उड़ा दें और नीचे एक पैम्पलेट लगा दें, पुरानी पेंशन बहाल करो, 8वें पे कमीशन का गठन करो, टीटी की अनिवार्यता को समाप्त करो। ये सभी से अपील भी कर रहा हूँ, इसको सफल बनाएँ, जितना ये कैंपेन सफल होगा, उतना सरकार पे दबाव बनेगा। सरकार पे दबाव है, जिसकी वजह से डेट बढ़ा रही है, नहीं तो सरकार को क्या ज़रूरत थी? सर आखिरी सवाल मेरा 8th पे कमीशन पे यही था कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि 8th पे कमीशन को लेकर फिलहाल कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है, उसका जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जी, इसकी तारीख भी जो है वो 2028 तक पहुँच जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस जी। तरीके से ओपीएस की सॉरी, जिस तरीके से यूपीएस के लिए लगातार सरकार समय बढ़ाती जा रही है, 8th पे कमीशन के साथ भी सेम हाल होगा? जी, उर्वशी जी, देखिए, जो सरकार की स्पीड है 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर के, वो मतलब जो है, वो इतनी है कि स्पीड उसकी इतनी है कि उसके आगे कछुआ जो चाल है, वो भी बुलेट ट्रेन लगेगी आपको।
16 जनवरी को अनाउंस किया, उसके 1-2 महीने के बाद उन्होंने ऑफिस सेटअप के लिए वैकेंसी निकाली, 30-35 वैकेंसी उन्होंने निकाली और उन वैकेंसीज़ को 3 बार विज्ञापन को एक्सटेंड कर लिया उसकी डेट को। तो इसका जी। मतलब वो अभी ऑफिस ही नहीं बना पाए, इतनी स्पीड है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि कार्रवाई नहीं चल रही, कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो जो उसकी स्पीड है, उससे कई गुना तेज़ कछुआ चलता है। और यही इनका शायद शिफ्ट गवर्नेंस या ईजी गवर्नेंस है। तो ये डिले तो कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं तो इससे इनको कुछ नहीं केवल बदनामी हाथ मिलेगी। कर्मचारी वर्ग इनसे पूरा कट जाएगा, पूरा नाराज़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो बचा है, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा और इनको लगता है कि कर्मचारी के पास कुछ नहीं, कोई ताकत नहीं है, तो इनको एहसास होगा, वैसे पिछले चुनाव में एहसास है इनको कि कर्मचारियों ने कितना नुकसान पहुँचाया। लेकिन नहीं मानेंगे तो जो जो लोग थोड़ा बहुत जुड़े हैं, वो भी कट जाएँगे इनसे। तो ये तो होगा ही होगा कि इनको नुकसान होगा। और लेकिन हम यही चाहते हैं कि कर्मचारी को वोट के ज़रिए से सरकार ना देखे, पॉलिटिकल पार्टियों के इस्तेमाल के लिए ना छोड़े। सरकार को अपना काम समय से करना चाहिए, पे कमीशन का समय से गठन कर दे, तो लोगों को उनका हक मिल जाएगा। नहीं तो मतलब जो है हक मारना ये अच्छी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आज ये इसी बात की उम्मीद भी कर रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक अपनी फरियाद पहुँचा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बड़े-बड़े फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं, बड़े बोल्ड फैसले आप और ऐतिहासिक फैसले आप लेते हो। ये बहुत छोटा-सा फैसला है। दसों साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोगों की हालत बहुत खराब है, मैंने अभी एग्ज़ाम्पल भी दिया। तो वो ठीक नहीं है आपके नेतृत्व में ऐसा हो, वो अच्छी बात नहीं है। उसको दूर करिए, जो लोग भी जिनको ज़िम्मेदारी दी है, उनको थोड़ा टाइट किया जाए कि ये वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी मिल-जुल करके काम करना चाहते हैं, ईज़ी गवर्नेंस चाहते हैं, तो कर्मचारियों को उनका हक देने में आपको पहल करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही ईज़ी शब्दों में दिए हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके मन में जितने भी सवाल उठ रहे होंगे, इस ताज़ा खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद, उनको भी अपने इस तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, उर्वशी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी।